जय हिंद दोस्तों। संकल्प जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इसके पिछली वीडियो में हम लोगों ने भाग संख्या 1 और भाग संख्या 2 की चर्चा की थी। आइए समझते हैं भाग संख्या 3 को, जिसमें फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार की चर्चा किया गया। इस फंडामेंटल राइट को हमने यूएसए के संविधान से लिया गया है। इस फंडामेंटल राइट को हम हिंदी में मूल या मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं मूल या मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। वैसे अधिकार जो सिर्फ किसी व्यक्ति को दिया जाता है, उस अधिकार को ही हम मूल या मौलिक अधिकार कहते हैं। यह जो अधिकार होता है किसी सरकार या किसी संस्था को नहीं दी जाती है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है मूल अधिकार। तो देखिए, वैसे अधिकार जो जीवन जीने के लिए अति आवश्यक होता है, उन अधिकारों को हम मूल अधिकार के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार हमारे जीवन को बेहतर ढंग से जीने के लिए मूल अधिकार की ज़रूरत होती है। आइए समझते हैं इस मूल अधिकार के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या है ये मूल अधिकार। तो देखिए, जो मूल अधिकार होता है उससे हमसे न तो कोई व्यक्ति छीन सकता है और न ही कोई सरकार हमसे छीन सकती है। लेकिन जो कानूनी अधिकार होता है, कानूनी अधिकार हमसे कोई व्यक्ति नहीं छीन सकता है, लेकिन सरकार हमसे छीन सकती है। जैसे मान लीजिए ये मेरी कोचिंग संस्था है, सरकार को पसंद आ गया और सरकार चाहता है इस पर कोई बड़ा सा पार्क बनाने के लिए, तो सरकार को यह पूरा अधिकार है कि वो मेरे इस कोचिंग संस्था को बिना मेरी मर्जी को अधिग्रहण कर सकती है। आइए इसके आगे हम समझते हैं। देखिए, जो मूल अधिकार है वो नैसर्गिक यानी कि नेचुरल होता है। नेचुरल मतलब क्या? यह हमें जन्म के बाद ही मिल जाती है। इस मूल अधिकार को हम नैसर्गिक कहते हैं, जो हमें जन्म के बाद ही मिल जाती है। भाग संख्या 3 में अधिकार की बात किया गया है। अधिकार को यानी कि मूल अधिकार को हम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं, तो भाग संख्या 3 यानी कि फंडामेंटल राइट को। कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। आइए समझते हैं भाग संख्या 3 को। देखिए, मूल अधिकार हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन कभी कभी हमारे मूल अधिकार से यदि दूसरे का मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो हमारे मूल अधिकार को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए चाइना और भारत में विवाद हो जाए, और मान लीजिए चाइना और भारत में विवाद हो जाए और आप ही जरा सोचिए कि उस समय किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसान बिल को लेकर, तो क्या ये राष्ट्रीय हित में होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो उस समय राष्ट्रपति को यह पूरा अधिकार है कि वह हमारे मूल अधिकार को कुछ समय के लिए स्थगित कर दे। लेकिन राष्ट्रपति हमारे मूल अधिकार को कुछ समय के लिए निलंबित कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी मूल अधिकार होते हैं जिससे किसी की पूरी जीवन ही बर्बाद हो जाती है। जैसे 3 तलाक को आप दे सकते हैं। 3 तलाक 3 मात्र ऐसी शब्द थी जो किसी औरत के जीवन को बर्बाद कर देती थी। तो संविधान में यह प्रावधान को जोड़ दिया गया कि यदि आपके मूल अधिकार से किसी दूसरे का जिंदगी बर्बाद हो जाती है तो उस मूल अधिकार को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा, और इसका यह अधिकार संसद को दिया गया। यानी कि पूरी तरह से किसी मूल अधिकार को रद्द करना है, इसका अधिकार संसद को ही दिया गया। अब देखिए, मान लेते हैं कि संसद को यह अधिकार है कि वह हमारे किसी भी मूल अधिकार को स्थगित कर सकती है, लेकिन यहाँ पर संसद इसका मिसयूज भी तो कर सकती है। जैसे मान लीजिए हमारा मूल अधिकार यह है कि हम शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए सरकार का विरोध कर सकते हैं। पता चला संसद ने एक नया नियम पारित कर दिया कि कोई भी व्यक्ति आज के तारीख से सरकार का विरोध नहीं करेगी। यहाँ पर दिक्कत फंस गया। इसलिए संविधान निर्माताओं ने कहा नहीं, संसद को यह अधिकार है मूल अधिकार को परिवर्तन करने का, लेकिन संविधान का मूल ढांचा उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। आप मूल अधिकार में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन उसे जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें किसी प्रकार की कोई प्रभाव नहीं पड़नी चाहिए। तब कहा गया कि जो मूल अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को बताया गया। मान लीजिए हमारे मूल अधिकार, जैसे हमको लग रहा है कि मेरे मूल अधिकार का हनन हो रहा है, तो मुझे यह पूरा अधिकार है कि हम अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं और अपने मूल अधिकार के लिए हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से वाद विवाद कर सकते हैं। क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन सा संविधान का वह कौन सा भाग है जो वाद योग्य है, तो वह है मूल अधिकार। मूल अधिकार में आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से वाद विवाद कर सकते हैं।
आगे यह भी क्वेश्चन पूछता है कि संविधान का वह कौन सा भाग है जो इनफोर्सेबल परिवर्तनीय है, तो भाग संख्या 3 यानी कि मूल अधिकार। आइए समझते हैं भाग संख्या 3। देखिए भाग संख्या 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक की चर्चा की गई है। समझते हैं अनुच्छेद 12। देखिए अनुच्छेद 12 में राज्य की चर्चा किया गया है, स्टेट की। अब आपके दिमाग में यह ख्याल आता होगा कि यूपी, बिहार, झारखंड। नहीं भैया, पॉलिटी की दृष्टि से स्टेट का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट etc। देखिए भारतीय संविधान में यह अधिकार दिया जाता है कि स्टेट या प्राइवेट कंपनियों को वो लोगों के अंदर डर बनाए रहे, क्योंकि यदि लोगों के अंदर डर नहीं बनेगा तो लोगों के बीच अराजकता फैलने लगेगी। इसलिए स्टेट और प्राइवेट कंपनियों को यह अधिकार दिया जाता है कि वो अपना कुछ कानून बना सकती है। जैसे मान लीजिए आप बिजली विभाग को ले लीजिए, यदि बिजली विभाग को यह अधिकार नहीं दिया जाता कि वो कुछ कानून नहीं बना सकती है, तो लोग क्या करते हैं कि बिजली का बिल नहीं जमा करते हैं, जहाँ ना तहाँ से कटिया फंसा के बिजली को चोरी कर लेते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखा गया और कहा गया जो स्टेट होता है और जो प्राइवेट कंपनी होती है वो अपना कुछ कानून बना सकती है ताकि लोगों के अंदर डर बना रहे। ये समझते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 को हम अल्पीकरण कहते हैं। यह बहुत ही विवादित रहा है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी रहा है। इससे लगभग हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए इसको समझते हैं। देखिए इसमें कहा गया है कि संसद कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे हमारा मूल अधिकार का हनन हो रहा है। यदि कोई ऐसा कानून बना भी दी जिससे कि हमारे मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो उस कानून को शून्य कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए, और इसी में कहा गया हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। और देखिए संविधान लागू होने से पहले भी कुछ नियम कानून थे और कहा गया यह भी नियम कानून रहेगा, लेकिन यदि इस नियम कानून से वर्तमान संविधान का जो मूल अधिकार है उसका हनन हो रहा है तो इस कानून को समाप्त कर दिया जाएगा। इसी के तहत आता है पर्सनल लॉ। अब देखिए कहा गया है कि जो पर्सनल लॉ है उस पर सुप्रीम कोर्ट किसी प्रकार की कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन यहीं पर मामला फंस जाता है। अब ये पर्सनल लॉ क्या होता है? देखिए हर धर्म की कुछ अपनी अपनी कानून होती है। कुछ हिंदुओं की कानून होती है, कुछ मुस्लिमों की कानून होती है। अब देखिए हिंदू का कानून मुस्लिम पर नहीं लागू होगा और मुस्लिम का कानून हिंदू पर नहीं लागू हो गया। इसी पर्सनल लॉ के तहत आता 3 तलाक। जब 3 सायरा बानो केस में 3 तलाक को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका किया गया तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने कहा, ए सुप्रीम कोर्ट, आप नहीं जानते हैं कि पर्सनल लॉ में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रे बकलुलवा, तू पॉलिटी नहीं पढ़ा है, क्योंकि अनुच्छेद 13 में ही कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ में जो भी नियम कानून है यदि उससे मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो उस अधिकार को रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि 3 तलाक महिलाओं के जीवन को बर्बाद कर दे रहा था। यानी कि अनुच्छेद 13 के तहत ही 3 तलाक को खत्म कर दिया गया। कुछ लोगों का कहना है कि तलाक को खत्म कर दिया गया। नहीं रे भैया, तलाक 3 तरह से था, तलाक़े हसन, तलाक़े अहसन और तलाक़े बिद्दत। अनुच्छेद 13 के तहत सिर्फ तलाक़े बिद्दत को खत्म किया गया। ये दोनों भी है। देखिए तलाक़े बिद्दत कुछ उटपटांग था, इसको अनुच्छेद 13 के तहत खत्म कर दिया गया। आइए समझते हैं अनुच्छेद 14। देखिए अनुच्छेद 14 है, उसमें 2 बातें कही गई है और कहा गया है पहला में कि कानून के समक्ष समानता, यानी कि कानून के सामने सब बराबर हैं। आप लोग अक्सर देखे भी होंगे कोर्ट में कि एक रहता है न्यायमूर्ति, उसके ऊपर काली पट्टी बंधी होती है आँख पर, क्योंकि वो इस बात का संकेत देता है कि हम तो अंधे हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आप जो बोलेंगे वही सही होगा। वो ये नहीं देखता कि सामने कौन खड़ा है, राष्ट्रपति खड़ा है कि प्रधानमंत्री खड़ा है, हिंदू खड़ा है कि मुस्लिम खड़ा है, अमीर खड़ा है कि गरीब खड़ा है। वो कहता है कि मेरे लिए सब बराबर हैं। इस कथन को सबसे पहले AB डाइसी ने दिया था। देखिए कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कानून के समक्ष समानता का कथन किसने दिया था, तो भैया AB डाइसी ने दिया था। ये भी सवाल पूछता है कि कानून के समक्ष समानता को कहाँ से लाया गया, तो ब्रिटेन से लाया गया। लेकिन अमेरिका ने कहा हम इसको मानेंगे नहीं। दिक्कत हो गया, क्यों नहीं मानेंगे? आप लोग आज भी देखते होंगे कि जो 5 साल का लड़का है उसका टिकट हाफ लगता है, लेकिन जो बड़ा 20 साल का है उसका टिकट फुल लगता है। तो आप यहाँ पर कैसे लागू कर देंगे कि सबके लिए कानून बराबर है? तो यहाँ पर दिक्कत हो गया। इसलिए अमेरिका ने कहा कि हम तो कानून के समक्ष समान संरक्षण को ही फॉलो करेंगे।
आज भी भारत में 80% इस नियम को फॉलो किया जाता है और 20% इस नियम को फॉलो किया जाता है। अतः आप लोगों ने समझ गया कि कानून के समान संरक्षण क्या होता है और कानून के समक्ष समानता क्या होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि समाज में समानता बनी रहे। देखिए, जो केंद्र में भारत में जो केंद्र में सबसे सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है, लेकिन राज्य में सबसे सर्वोच्च पद राज्यपाल का होता है। देखिए, जो राष्ट्रपति होता है वो कोई भी अपराध करेगा तो उस पर आप फौजदारी मुकदमा नहीं चला सकते हैं। भले ही उस पर फाइन लगा सकते हैं, लेकिन उस पर फौजदारी मुकदमा आप नहीं चला सकते हैं, भले वो मर्डर ही क्यों न किया हो, क्योंकि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 71 के तहत यह अधिकार दिया जाता है कि वह किसी भी सजा को माफ़ कर सकता है। अब मान लीजिए आप होशियार बन के गए कोर्ट में और राष्ट्रपति के खिलाफ फांसी की सजा लेते हैं। राष्ट्रपति कहेगा कोई दिक्कत नहीं, लेके आओ, और अनुच्छेद 71 का तो अपनी ही सजा को खुद माफ़ कर लेगा। अब मान लीजिए संविधान निर्माताओं ने सोचा कि रे भैया ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो कितनों हत्या कर सकता है। तो संविधान निर्माताओं बहुत दिमागदार था, वो सोचा कि कोई दिक्कत नहीं है, इसको तब तक बख्शा जाएगा ना जब तक ये अपने पद पर है। जैसे ही अपने पद पर से उतरेगा तैसे ही इसके साथ वैसा ही ट्रीट किया जाएगा जैसे कि एक आम मुजरिम के साथ ट्रीट किया जाता है। इसी तरह राज्यपाल के पास भी शक्ति होती है। राज्यपाल 162 के तहत अपनी सजा को माफ़ कर सकता है। हमारे देश में राजदूत होते हैं, यानी कि राष्ट्राध्यक्ष। इन राष्ट्राध्यक्ष पर भी आप फौजदारी मुकदमा नहीं चला सकते हैं, क्योंकि वियना संधि में कहा गया है कि आप किसी भी राष्ट्राध्यक्ष पर यदि फौजदारी मुकदमा चलाते हैं तो वह राष्ट्राध्यक्ष वियना संधि के तहत अपनी सजाओं को माफ़ कर लेगा। आइए समझते हैं अनुच्छेद 15। देखिए, अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि आप धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर किसी के भी साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कि आप हमारा धर्म अच्छा है तुम्हारा धर्म खराब है इसके साथ कुछ भेदभाव करें, ऐसा कानूनी जुर्म है। आप जाति के आधार पर भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं और न ही वंश के आधार पर आप भेदभाव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा खानदानी दुश्मनी आ रहा है तो हम उस दुश्मन के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह भी कानूनी जुर्म ही होता है। आप लिंग के आधार पर भी किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं और न ही जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव कर सकते हैं। ऐसे मान लीजिए मेरा जन्म केरल में हुआ, किसी का जन्म दिल्ली में हुआ, तो ये नहीं कि मेरा केरल अच्छा है तुम्हारा दिल्ली खराब है, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। अतः कहा गया अनुच्छेद 15 में कि आप धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आप भेदभाव नहीं करेंगे। आइए समझते हैं अनुच्छेद 16 को। देखिए, अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि सरकारी नौकरी में आरक्षण, यहीं पर आरक्षण की बात छिड़ जाती है। देखिए, आरक्षण बहुत विवादित रहा है। जिसे आरक्षण मिलता है वह इसके पक्ष में रहता है और जिसे आरक्षण नहीं मिलता है वह इसके विपक्ष में रहता है। आगे हम आरक्षण के लिए एक डिटेल वीडियो बना देंगे, तब तक समझते हैं हम अनुच्छेद 17। देखिए, अनुच्छेद 17 में कहा गया है यानी कि अस्पृश्यता, यानी कि छुआछूत का आप अंत कर दीजिए। लेकिन अभी भी कुछ जगह छुआछूत देखने को मिलती है। जैसे आप चले जाएंगे ग्रामीण एरिया में, गांव के एरिया में, वहाँ पर अभी भी जो नीचे तबके का लोग होते हैं वो ऊंचे तबके के लोगों के बराबरी में नहीं बैठ सकते। वहाँ पर अभी भी छुआछूत देखने को मिलती है। मेनली इसका जो कारण है वो शिक्षा ही है। गाँव में अभी भी शिक्षा की बहुत कमी है, लेकिन जो शहरी क्षेत्र है उसमें छुआछूत देखने को नहीं मिलती है। शहरी क्षेत्र में किसी से क्या मतलब है कि इसका जाति कौन सा है, धर्म कौन सा लोग शहर में काम से काम रखते हैं, लेकिन गांव में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए, अब समझेंगे अनुच्छेद 18 को। अनुच्छेद 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत, क्योंकि हमको समाज को बराबर बना के रखना है। तो देखिए, अनुच्छेद 18 में कहा गया है आप उपाधि को नहीं रख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए हम विदेश में गए, हमको कोई उपाधि मिल गया, विदेशी उपाधि, तो मान लीजिए हम इंडिया में आएंगे तो उपाधि हमसे छीन लिया जाएगा? नहीं छीना जाएगा। देखिए, हमको मन कर रहा है विदेशी उपाधि रखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम राष्ट्रपति से जाएंगे, राष्ट्रपति जी हमको विदेश से ये उपाधि मिला है, अगर आपकी अनुमति हो हम इस उपाधि को रख सकते हैं। तो राष्ट्रपति को मन करेगा तो कहेंगे रख लो, और नहीं तो करेंगे इसको लौटा दो, तो हम उपाधि को लौटा देंगे। हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को पाकिस्तान से निशाने पाकिस्तान की उपाधि भी मिली थी। देखिए, आप भारत रत्न या पद्म भूषण जो मिलता है उसको आप सरनेम के रूप में यूज नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है विकास, उसको भारत रत्न मिल गया तो वो अपने नाम क्या है
भारत रत्न विकास नहीं लिख सकता। अतः हम यह कह सकते हैं कि कोई भी उपाधि मिलती है उसका हम उपाधि जो मिलती है उसको हम सरनेम के रूप में यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई एजुकेशनल उपाधि मिल गया हमको, जैसे हम डॉक्टर बन गए तो अपने नाम में डॉक्टर को ऐड कर सकते हैं। हमको कोई प्रमोशन मिल गया, जैसे आईएएस बन गए, पीसीएस बन गए, तो हम अपने नाम के आगे आईएएस पीसीएस लिख सकते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि एजुकेशनल उपाधि को अपने नाम के आगे आप लिख सकते हैं। इसके लिए कोई भी रोक टोक नहीं है। देखिए, अनुच्छेद 14 से 18 तक में सिर्फ समानता की बातें की गई है, इसलिए अनुच्छेद 14 से 18 को हम समानता का अधिकार कहते हैं। देखिए, आगे हम समझेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक की गई है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।